हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सर, हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कंसिडरेशन। सर, इस चैप्टर में नंबर 1 हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखा। नंबर 2 हमने लीगल रूल्स देखे रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। फिर हमने एक्सेप्शन देखा कि कहाँ कहाँ कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एंड अब हमने देखना शुरू किया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन पार्टीज। जिन पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड किए हैं। तो अगर कोई राइट या कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। स्ट्रेंजर, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के खिलाफ वो राइट जो अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से, उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकता। आई रिपीट, ठीक है, जो भी राइट अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, वो क्लेम करने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही कोर्ट में केस कर सकती है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। राइट क्लास। तो सर हमने क्या किया, हमने शुरू किया देखना व्हाट आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। मतलब अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की, मतलब इन सारे फॉलोइंग केसेस में इवन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue। ऑलराइट क्लास, ठीक है। सो एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1 क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। मतलब एक ट्रस्ट अगर क्रिएट होता है जिस ट्रस्ट में भले ही वो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं होगा, बट अगर उसे कुछ मिलने वाला है, वो बेनिफिशियरी है, वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है या कर सकती है। ये सेम केस अपन ने देखा चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में। फिर नंबर 2, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट मतलब बंटवारा वाला एग्रीमेंट। तो बंटवारा वाला एग्रीमेंट सर कोई भी करे, पर उस बंटवारे में कोई बेनिफिशियरी है जिसे पैसा मिलना है, इवन इफ ही इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वो पैसा क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। ऑलराइट क्लास, ये सेम चीज अपन देखे कर्ण अर्जुन वाले केस में कि उसकी मॉम जो थी, उसकी मदर जो थी राखी, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी, बट इस फैमिली सेटलमेंट वाले एग्रीमेंट में उसको भी कुछ पैसा मिलने वाला था, तो वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकती है। नेक्स्ट, नंबर 3, मैरिज सेटलमेंट। ठीक है, मैरिज सेटलमेंट मतलब अगर लड़का लड़की की शादी हो रही है, उस समय कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, भले किसी के बीच में भी हो, कि लड़की को या लड़की वाले को, मोस्टली लड़की को इतना पैसा मिलेगा या ये सब मिलेगा ना, भले ही वो लड़की, वो फीमेल मेंबर, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, बट अगर उसे पैसा नहीं मिला तो वो कोर्ट में केस कर सकती है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अपने लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने अपने डिविडेंड लेने का राइट मेरे वाइफ को ट्रांसफर किया था। क्या याद है क्या? ऐसे केस में भले ही कॉन्ट्रैक्ट मेरा और कंपनी का हुआ था, मेरी वाइफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी, बट वो डिविडेंड क्लेम करने के लिए मेरी वाइफ भी, ठीक है, कोर्ट में केस कर सकती है अगेंस्ट कंपनी। आई होप इट इज क्लियर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, असाइनमेंट हुआ है, यहाँ पे असाइनमेंट डीड बनी है। याद रखना, असाइनमेंट तभी होगा जब असाइनमेंट डीड बनेगी, अदरवाइज असाइनमेंट डीड नहीं बनी तो असाइनमेंट नहीं माना जाएगा, वो इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। हमने क्या देखा, ए ने प्रॉमिस गुड्स दिए बी को और बोला पैसा सी को देना। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, सी वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर सी को पैसा नहीं मिला तो सी बी के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन हमने और एक देखा कि अगर बी ने खुद ने एक्नॉलेज किया है सी को कि हाँ भाई मैं तुझे पैसा दूंगा, और ऐसे केस में अब सी कोर्ट में केस करता है और कोर्ट लगा देता है एस्टॉपल कि भाई जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तूने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। और ठीक है, ऐसे केस में एस्टॉपल लग सकता है अगर बी ने एक्नॉलेज किया किसको, सी को। ऑलराइट क्लास, सो दो कंसेप्ट अपने बचे हुए, एक कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड और एक कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। ये दो पॉइंट कंप्लीट होने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपन नोट से एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर 6।
तो क्लास पॉइंट नंबर 6 क्या बात कर रहा है? कोवेनेंस विथ लैंड। कोवेनेंस मतलब कंडीशंस, और याद रखना ये स्पेसिफिक पॉइंट सिर्फ लैंड के लिए है, ठीक है, और बाकी गुड्स के लिए, बाकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। आई रिपीट, ये पॉइंट स्पेसिफिकली लैंड के लिए बना हुआ है, ये किसी और मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। राइट नाउ सर, पॉइंट नंबर 6 बोलता क्या है? ठीक है, कोवेनेंट्स यानी कंडीशंस विद लैंड वाला पॉइंट क्या है, ये समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ अपने इस एग्जांपल में गवर्नमेंट से मैंने, इज इट क्लियर, ठीक है, एक लैंड लिया लॉन्ग टर्म लीज पे। आई रिपीट, गवर्नमेंट से मैंने एक लैंड लिया लॉन्ग टर्म लीज पे, जिसमें लीज मनी था 2 लाख रुपए पर ईयर। 2 लाख रुपए पर ईयर मतलब 2 लाख रुपए पर ईयर मुझे पैसा पे करना है। किसको? गवर्नमेंट को, लीज का अमाउंट। इज इट क्लियर? आराम से क्लास दिमाग लगाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? सर ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और आपके बीच में हुआ। परफेक्ट। नाउ मैंने क्या किया, मैंने वीपीए को वो प्रॉपर्टी सबलीज कर दी। सबलीज मतलब क्या होता है? मैं खुद ओनर नहीं हूं, मुझे खुद को लीज पे मिला है, और जब मुझे खुद को लीज पे मिला है, अगर मैं किसी और को लीज पे दे दूं तो उसे बोलते हैं सबलीज। यानी लेसी, जिसने खुद ने लीज पे लिया है, वो किसी और को लीज पे दे दे तो उसे बोलते हैं सबलीज। आई होप इट इज क्लियर। सो पॉइंट क्या सर? ठीक है, मैंने सबलीज किया वीपीए को, और उन्हें बोला कि भाई 2 लाख रुपए पर ईयर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नाउ क्लास, ये सबलीज का कॉन्ट्रैक्ट किसके और किसके बीच में हुआ? सर ये सबलीज का कॉन्ट्रैक्ट आपके और वीपी के बीच में हुआ। नाउ क्या गवर्नमेंट इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी? नहीं सर, गवर्नमेंट इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी। मतलब मेरा वीपी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मेरे और वीपी के बीच में हुआ, गवर्नमेंट उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी। आई होप यू आर गेटिंग मी क्लास। नाउ फैक्ट ऑफ द केस क्या है? कैन गवर्नमेंट sue वीपीए इफ दे फेल टू पे लीज मनी? ये क्वेश्चन रेस ही क्यों हुआ क्लास इन फर्स्ट प्लेस? बिकॉज वीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? मेरा हुआ था, गवर्नमेंट का नहीं हुआ था। सो गवर्नमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी। गवर्नमेंट वाज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट पैसा क्लेम करने के लिए वीपी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है? गवर्नमेंट मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है, बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है। ठीक है, इश्यू वो है नहीं। ठीक है, इश्यू ये है कि क्या गवर्नमेंट वीपीए के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है या नहीं। आई होप इट इज क्लियर। सो आंसर क्या है इसका? देखो, yes, because if any covenant, that is condition, is attached to the land, it will transfer to subsequent party as if they themselves have made contact with original party. मतलब, ठीक है, अगर किसी लैंड के साथ में कोई कोवेनेंट यानी कंडीशन अटैच है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, तो ऐसे केस में जितने भी सब्सिक्वेंट पार्टीज रहेंगे उनपे भी वो कंडीशन ऐसे अटैच हो जाएगी एज इफ उन्होंने खुद ने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया है या ओरिजिनल पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब अपने इस एग्जांपल में भले ही वीपीए का गवर्नमेंट से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट सर लैंड का केस है, लैंड के केस में कंडीशंस ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाती है सब्सिक्वेंट बायर को, एज इफ उसने खुद ने ओरिजिनल पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट का वीपीए से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वीपी एंड मी, बट क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड केस है, इस लैंड से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, ऐसे केस में, ठीक है, गवर्नमेंट बीपीए के केस में कोर्ट में केस करके बीपीए से पैसा रिकवर कर सकती है। ना आप बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या ये लैंड से ही रिलेटेड रूल है? यस, ये स्पेसिफिकली लैंड से रिलेटेड रूल है। नंबर 2, क्या वो पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए? नहीं, कोई भी पार्टी अगर लैंड से रिलेटेड कोई रूल अटैच करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लैंड सेल किया और बोला भले मैं आपको 10 एकड़ लैंड सेल कर रहा हूं, बट उसमें से आप 9 एकड़ ही यूज कर सकते हो, और 1 एकड़ कोई तो फलाना ट्रस्ट है, उनके लिए आपको अवेलेबल रखना पड़ेगा।
आई रिपीट, मैंने आपको 10 एकड़ लैंड तो सेल किया, बट उसमें कंडीशन लगाई कि उसमें से 1 एकड़ लैंड जो है आपको ट्रस्ट के कोई भी इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए नो मैटर व्हाट आपको उनको देना ही पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ मैंने आपको दिया, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ट्रस्ट को नहीं दिया वो यूज करने के लिए बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं। बट याद रखने वाली बात क्या है, वो लैंड से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो आपने भी अगर किसी और को बेचा, आई होप इट इज क्लियर, और किसी और ने भी 10 एकड़ में से 1 एकड़ ट्रस्ट को नहीं दिया, तो मैं भले किसी और के साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, बट आई कैन sue them. I hope it is clear. This is meant by covenants running with the land. Alright class? ठीक है, चलो लास्ट केस, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, चलो आराम से। ठीक है, सो अपने इस एग्जांपल में डाकू गब्बर सिंह प्रिंसिपल है, जिस पर सरकार ने कितना इनाम रखा था, पूरे 50,000। इज इट क्लियर? और ठीक है, उसने हायर किया एक एजेंट को, कालिया। इज इट क्लियर? ठीक है, ये प्रिंसिपल था, ये एजेंट था, परफेक्ट। ठीक है, फॉर रेंटिंग हिज प्रॉपर्टी, हिज मतलब किसकी? ठीक है, गब्बर सिंह की प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए उसने हायर किया अपने एजेंट, किसको? कालिया। रेंट किसको करना है प्रॉपर्टी? ठाकुर को। आई होप इट इज क्लियर। तो वापस से, प्रॉपर्टी किसकी है? प्रिंसिपल गब्बर सिंह की। ठीक है, हायर किसको किया? उसके एजेंट कालिया को। इज इट क्लियर? ठीक है, फॉर रेंटिंग हिज प्रॉपर्टी टू ठाकुर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ पॉइंट समझो क्लास, इस पॉइंट पे ठीक है, एजेंट ने रेंट पे दे दिया किसको? ठाकुर को। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? हेलो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट के बीच में और ठाकुर के बीच में, मतलब कालिया के बीच में और ठाकुर के बीच में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बट क्वेश्चन इज, इफ ठाकुर डिड नॉट पे रेंट, ठीक है, कैन गब्बर सिंह sue ठाकुर ऑल्दो ठाकुर कॉन्ट्रैक्टेड विद कालिया? मतलब अगर ठाकुर ने रेंट पे नहीं किया तो क्या गब्बर सिंह ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? आई होप इट इज क्लियर। तो यू कैन सी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रेंट का, वो किसके बीच में हुआ? कालिया और ठाकुर के बीच में हुआ। बट क्लास कालिया कौन है? कालिया इज एजेंट ऑफ गब्बर सिंह। अब आपको समझ रहा है क्या? एन एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो भले ही प्रिंसिपल ने डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, बट अगर उसके एजेंट ने भी किया है तो हम मान लेते हैं इनडायरेक्टली किसने किया है? प्रिंसिपल ने किया है। आई होप इट इज क्लियर। सो प्रिंसिपल एजेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट पे वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने किया था एंड प्रिंसिपल वाज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या बोलता है? लॉ ऑफ एजेंसी क्या बोलता है? एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने अपने दायरे में रहकर कोई भी एक्ट किया तो इनडायरेक्टली प्रिंसिपल की एक्ट है ऐसा माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो भले ही इस केस में गब्बर सिंह कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, पर उसके एजेंट ने किया है, मतलब इनडायरेक्टली किसने किया है? गब्बर सिंह ने किया है। वो रेंट रिकवर करने के लिए स्यू कर सकता है। कंक्लूजन, यस, सिंस कालिया इज एजेंट ऑफ गब्बर, so act of principal, so even if agent contracts on behalf of principal can sue third party to claim the right against, प्रिंसिपल कैन स्यू थर्ड पार्टी टू क्लेम राइट अगेंस्ट हिम, मतलब उसका जो राइट है वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। थोड़ा सा इंग्लिश का उसमें गड़बड़ी लिखी हुई है, बट इट इज ओके। आई होप आपको समझ गया होगा। इज इट क्लियर? सो आज हमने पॉइंट नंबर 6 और 7 पहले तो कंप्लीट कर लिए। अब व्हाट विल डू इज नोट से जल्दी से जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट कर रहे थे, मतलब लाइन से चैप्टर नंबर 4 है, बट आपके सिलेबस में दिख रहा है चैप्टर नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। सो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मस्त असाइनमेंट सॉल्व करो, और कल से हम एक बहुत डिफिकल्ट बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, फ्री कंसेंट। ओके, सो सर, सो क्लास हम आते हैं नोट्स में अपने चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस नोट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके, डन, परफेक्ट। चलो, सो ठीक है, हमने बेसिक्स क्या देखा? ठीक है, इफ देयर इज नो कंसीडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, मतलब क्विड प्रो क्यो है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो इट इज नरम पैक्टम,
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉइड अब इनिशियो। इससे रूल क्या बना, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसको डिफाइन किया है सेक्शन 2D ने, ऑलराइट, ठीक है। व्हाट आर लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा क्लास? प्रोमिसर या ऑफरर। नाउ जो कंसिडरेशन प्रोमिसर डिसाइड करेगा वो किससे मूव होगा? इट विल मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर क्या एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकता है? यस, देयरफॉर वी सेड देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? मतलब कंसिडरेशन कोई और भी दे सकता है, there can be stranger to consideration. Is it clear? Next, but not stranger to contract. Is it clear? Stranger to contract क्यों नहीं हो सकता? हमने privity of contract में देखा था कि stranger to contract cannot sue. इससे सेंटेंस बना, there cannot be stranger to contract, मतलब stranger to contract cannot sue। उस लहजे से, उस एंगल से ये बोला हुआ है। ओके, ऑफ कोर्स अंडर द इंग्लिश लॉ कंसेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी, मतलब ठीक है इंग्लिश लॉ में देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एट ऑल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं है सर। अब कंसिडरेशन पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, ये डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट कब बना है। कॉन्ट्रैक्ट बनते समय अगर कंसिडरेशन मिल चुका है तो वो पास्ट है, मिल रहा है उसी समय तो प्रेजेंट है, मिलने वाला है तो क्या है? फ्यूचर है। सर कंसेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब 1 लाख के चीज में 10,000 में बेचू, 5,000 में बेचू, 50 में बेचू, 80 में बेचू, भाई कंसिडरेशन होना चाहिए। एडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा और इनएडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा। सर कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्लास। इल्यूजरी मतलब क्या? इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए, एंड प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच अ पार्टी इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। इज इट क्लियर क्लास? नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी एक्ट और एब्स्टिनेंस। सर कंसिडरेशन आपको कुछ मिल रहा है, कुछ करने को लेके भी हो सकता है और कुछ नहीं भी करने को लेके हो सकता है। सर कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग व्हिच अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू सो। मतलब अगर वो ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ है, वो ऑलरेडी बाउंड है कोई चीज करने के लिए, तो वो करने के लिए अगर उससे कोई एडिशनल कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो एडिशनल कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ऑलरेडी ठीक है कंसिडरेशन मिल चुका है कुछ करने के लिए, वो करने के लिए मुझे कोई एडिशनल कंसिडरेशन मिल रहा है तो वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? कंसेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनसर्टन। सर ये सब क्या है? ऊपर ऊपर से आपको पता है, चैप्टर नंबर 6 में सर हम डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं। ओके क्लास, चलो सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अ फायर ब्रोक आउट इन एक्स हाउस, he offered to pay a amount of rupees 5,000 to anyone who brought out his taps on Y safe। मतलब उसके घर पे आग लगी, उसने बोला जो मेरे बच्चे को बाहर निकालेगा उससे मैं 5,000 रुपए दूंगा। इज इट क्लियर? नाउ अ फायरमैन ब्रॉट आउट वाई अलाइव। देखो बचाया तो किसने बचाया? फायरमैन ने बचाया। इज इट क्लियर? इज एक्स बाउंड टू पे? मुझे बताओ आराम से, फायरमैन का आपको लगता नहीं कि काम ही वही था? फायरमैन का काम ही वही था कि आग बुझाना और लोगों को बचाना। ठीक है, उसके लिए सरकार उसको ऑलरेडी सैलरी पे कर रही है। दैट मीन्स वो बचाने के लिए ऑलरेडी बाउंड था क्लास। हमने क्या देखा था? अगर आप ऑलरेडी बाउंड हो तो उसके लिए आपको जो एडिशनल कंसिडरेशन है वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या ठीक है फायरमैन को 5,000 रुपए मिलेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड if a person is already bound to do that act। देखो आंसर क्या बोलता है, since he was already bound to extinguish the fire and save the child he cannot claim the reward। का समझा क्या? ऐसा है उसका एप्लीकेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। A promised to pay B for his service at his sole discretion which found to be fair and reasonable। एक सेकंड, आप मुझे सर्विस दो मैं आपको पैसा दूंगा विच इज फेयर एंड रीजनेबल। एक सेकंड, फेयर एंड रीजनेबल कितना? फेयर एंड रीजनेबल कितना? आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है, यहाँ कंसिडरेशन अनसर्टन है। ऐसे केस में ठीक है क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर उसने पेमेंट नहीं दिया बराबर, क्या सामने वाला पार्टी कोर्ट में केस कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। क्यों? बिकॉज कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। क्यों? बिकॉज कंसिडरेशन क्या है? अनसर्टेन है क्लास। समझा क्या? सो we cannot sue A because contract is not valid. Why? Because consideration क्या है? Uncertain है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कितना भी दे दिया उसको लेना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकता, बिकॉज शुरुआत में ही उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था क्लास। ओके सर। नेक्स्ट, X transferred his house to his daughter M by way of gift, ठीक है। Gift deed executed by X contained a direction that M shall pay a sum of 5,000 per month to N, the sister of the accused. क्लास समझा क्या? ये सिमिलर केस है, किसके समान? चिन्नैया वर्सेस रमैया। जब भी सिमिलर केस में क्वेश्चन आते हैं, डोंट गो बे एकदम वर्ड टू वर्ड। एक ओवरव्यू मिलेगा कि केस से सिमिलर केस है, तो आपको पता है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। नाउ आगे क्या हुआ? ठीक है, M refused to pay the sum to N, मतलब उसने पैसा पे करने से मना कर दिया, saying that she is not liable to N because no concession has moved from her, मतलब N को liable नहीं है, ठीक है, because concession आपसे नहीं मिला, मुझे अपने मदर से मिला, ठीक है, okay. Decide with reason whether M is liable to pay the said sum to N. बताओ क्लास, चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या वो liable to pay था? Yes क्लास, ठीक है, वो liable to pay था because of two reasons. पहला, चिन्नैया वर्सेस रमैया क्या बोलता है कि अगर डॉटर बोल रही है कि मासी से मुझे कंसिडरेशन नहीं मिला, ठीक है, तो हमने पहली बात कर चुके हैं, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दूसरा, क्या वो रिकवर करने के लिए स्यू कर सकती है? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज शी इज बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है, इसलिए वो स्यू कर सकती है। परफेक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there is no concession, there is no contract, comment। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? a contract not supported by consideration is void। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे yes, if there is no concession, there is no contract, ex nudo pacto non olitur action। इसके बाद क्या? दो पॉइंट में खत्म हो गया। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या? तो आपको कुछ नहीं, एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे कि इन सारी जगहों पे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नेक्स्ट, अगेन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है तो आप वो नडम पैक्टम, क्विड प्रो क्यो, एक्स नुडो पैक्टो, ये 3-4 पॉइंट लिख के छोड़ दोगे। बट अगर ये 4 या 6 मार्क के लिए आता है तो आपको कम से कम 5-6 एक्सेप्शंस भी उसके लिखने पड़ेंगे, ये समझ के रखो, क्योंकि और कोई पॉइंट ही नहीं ना। और कितने पॉइंट लिखोगे? 2-3 पॉइंट छोड़ के आप कितने पॉइंट लिखोगे? 4-6 मार्क के क्वेश्चन में आपको एडिशनल पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे क्लास। ओके सर। फिर फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये तीनों भी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज, ठीक है, इससे प्रूव किया था हमने पास्ट कंसिडरेशन इंडिया में वैलिड है। देखो एग्जांपल भी एग्जैक्टली वही दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट, सर एज पर लिमिटेशंस एक्ट टाइम बार्ड डेट वो होता है जो अनपेड या अनक्लेम है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक आपने कोर्ट में केस नहीं किया उसे क्लेम करने के लिए, ये क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड डेट। याद रखना, आप टाइम बार्ड डेट लॉ के नजरों में रिकवरेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज कैन नॉट बी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। बट अगर अब पार्टी टाइम बार्ड डेट पे करने का प्रॉमिस करती है और वो राइटिंग में है, यार रजिस्टर्ड नहीं है, याद रखना, एंड साइन बाय डेटर या उसका एजेंट है, तो इवन इफ अब उसे कुछ नहीं मिल रहा, बट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। सर गिफ्ट्स के केस में कंसेशन नहीं भी चलेगा, प्रोवाइडेड एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। परफेक्ट सर। सर रेमिशन मतलब क्या होता है? अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपको कम मिलने वाला है, तो आप ही को मिल रहा है और कम मिल रहा है और सामने पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, बट उसको पुराने कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा था। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये हम देख चुके हैं। रेमिशन या कॉम्प्रोमाइज वाले कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में अलाउ है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन में यहां तक की कहानी में हमने क्या देखा कि चैरिटी में एनफोर्सेबल नहीं होता क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, हमें देखा था, ठीक है। ये बोलता है अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली केस
कि चैरिटी केस में कंसेशन नहीं मिलता, आप चैरिटी में कुछ दे रहे हो पर सामने वाला आपको कुछ भी नहीं दे रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, याद है आपको। बट इसके नेक्स्ट केस में केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद केस में क्या बोला है कि अगर आपके प्रॉमिस पे सामने वाले ने लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली, हम देख चुके हैं, अगर आपके प्रॉमिस में सामने वाले ने लाइबिलिटी अंडरटेक कर दी तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ये दोनों केस याद रखना, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, मासूम था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, बट केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। फिर 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखे थे अपने, बेलमेंट, इंडेमनिटी, देखिए बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए, डिलीवरी, पर्पस, रिटर्न। प्लेज बेलमेंट ही है बट वहां पे गिरवी रखा हुआ है, कौन से गुड्स गिरवी रखे हुए, ठीक है, मूवेबल गुड्स गिरवी रखे हैं। मैं आपको उसमें सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके ये भी सिखाया था कि 3 वर्ड्स होते गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था, अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेज ही है, बाकी दोनों से अपने को लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा तो मॉर्गेज, मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर सामने वाले को दे दिया तो प्लेज है, और अपने पास ही है पर गिरवी रखा हुआ है तो हाइपोथिकेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा इंडेमनिटी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस की भरपाई करने का प्रॉमिस कर रहा है, इंडेमनिफाई करने का प्रॉमिस कर रहा है। फिर गारंटी, जहां पे एक पार्टी दूसरे की उधारी के लिए गारंटी ले रहा है, इज इट क्लियर, कि उसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, फिर अगर उसने पे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो पैसा आप रिकवर कर सकते हो उस पर्सन से। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट, एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। हमने यहाँ क्या देखा सर कि उन 5 में से 3 कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, एजेंसी और गारंटी में कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो चलेगा। दूसरी बात, अगर बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसे बोलते हैं ग्रेट्यूटस बेलमेंट। क्या बोलते हैं सर? ग्रेट्यूटस बेलमेंट, मतलब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने दिया है, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं लिया, दोस्त ने बुक मांगी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दे दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर दोस्त ने साइकिल मांगी है, गाड़ी मांगी कुछ काम के लिए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया, बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया। ओके। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील बोलता है कि इंग्लिश लॉ में जो भी डीड वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब आपको कंसिडरेशन नहीं भी लेना है चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर एक डीड साइन हुआ है तो। आई होप इट इज क्लियर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन पार्टीज। ओके, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड कौन करता है, पार्टी डिसाइड करता है। So, to claim only those persons who are party to contract can sue or be sued upon. This is called as doctrine of privity of contract. इससे रूल बना, stranger to contract cannot sue. I hope it is clear. ठीक है। अब मैंने आपको एक additional point बताया था, stranger to consideration can sue if he is party to contract. कुछ बच्चों को ये point समझा नहीं था। See, stranger to consideration ये word कई जगहों पे यूज होता है। जैसे इसके पहले अपन ने लीगल रूल्स में इसका एक अलग एंगल देखा था, हमने क्या बोला, कंसेशन किसी और पार्टी से भी मिल सकता है, इज इट क्लियर, ठीक है, जिसने कंसेशन किसी और पार्टी से भी मिल सकता है, ये स्ट्रेंजर टू कंसेशन देखा था। यहां आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, वहां एबीसी वाले पॉइंट पे मैंने ए को स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोला था सर, तो आपको उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला था, ए ने गुड्स दिया बी को और बोला पैसा देना सी को, परफेक्ट, ठीक है। अगर सी ने पैसा नहीं दिया, क्या सी बी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? सर अगर एक्सेप्शंस नहीं आ रहे तो कोर्ट में केस नहीं कर सकता, बट क्या ए बी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? आप बोलेंगे यस सर वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। मैं यही बात तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ए को देखो, इस एग्जांपल में बी को मिल रहा है गुड्स और सी को मिल रहा है पैसा, इज इट क्लियर? क्या ए को कुछ मिल रहा है? नहीं। ऐसे भी लोगों को बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इसे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। बट सर क्या ए स्यू कर सकता है? यस, मैंने वही तो बोला, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, मतलब जिसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा वो भी स्यू कर सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है तो। देखो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू इफ ही इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके क्लास, ठीक है। नाउ इस एग्जांपल में मैंने आपको ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया कि प्रॉपर्टी दिया 25 लाख में और बोला 9 एकड़ आपके चॉइस से यूज करो,
बट एक एक कर उसके सन छोटा लाल यूज करेगा। ओके नाउ, आपने जिसको दिया उसने फर्दर किसी और को सेल किया और वो पूरा 10 एकड़ ऑफ लैंड पे ऑडिटोरियम बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या सेलर, ओरिजिनल सेलर उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ओरिजिनल सेलर का भले ही इस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, इज इट क्लियर, बट कोई कोवेनेंट या कंडीशन लैंड के साथ में मूव करती है तो सब पे रहती है एज इफ उन्होंने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। याद है क्या? देखो, in case of covenant running with the land, that the owner of the land is bound by certain duties affecting the land. Is it clear? So even if he is stranger to contract, he can sue. Exception to privilege of contract, beneficiary of trust हम देख चुके हैं, फैमिली सेटलमेंट देख चुके हैं, मैरिज सेटलमेंट में फीमेल मेंबर को ही ऑप्शन है, हाँ, मेल मेंबर को ऑप्शन नहीं है। असाइनमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, असाइनमेंट डीड बनना कंपलसरी है। एक्नॉलेजमेंट इंस्टॉलमेंट डीड विद के बारे में बात नहीं किया था, ठीक है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड क्या बोला, द पर्सन हु परचेजेस लैंड विद नोटिस दैट ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड। ओनर जिससे आप परचेस कर रहे हो वो भी कुछ ड्यूटी से बाउंड है। जैसे वीपीएम मुझसे ले रही है, उसे पता है कि मैं भी 2 लाख रुपए पर मंथ या पर ईयर देने के लिए बाउंड हूं। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे केस में वो कोवेनेंट आप पे एनफोर्स हो सकती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट। ओके क्लास, ठीक है, एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये दोनों पॉइंट सिंपल है, ठीक है। ऑलमोस्ट केसेस में शुक्कू अम्मल वर्सेस सुब्रमण्यम, ये हमने पार्टीशन वाला केस देख लिया भाइयों का। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट अभी आप देखोगे आपको समझ जाएगा। इस केस में क्या हुआ था कि कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया मार्केट बनाने के लिए। आई रिपीट, कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया मार्केट बनाने के लिए और कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्टर जब मार्केट बना रहा था तो उसका शॉप का एक बंदा बोलता है कि, ठीक है, जिसने शॉप खरीदा था मार्केट में, कि मैं आपको प्रॉफिट का एडिशनल पैसा दूंगा। पॉइंट समझो क्लास, वो मार्केट बनाने के लिए ऑलरेडी बाउंड था, उसका कंसिडरेशन ऑलरेडी कलेक्टर डिसाइड कर चुका था, कॉमिशनर डिसाइड कर चुका था, उसके लिए कोई एडिशनल कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। तो अगर मार्केट बनने के बाद वो शॉप वाले बंदे को प्रॉफिट हुआ, उसे पैसा नहीं भी दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में केस नहीं कर सकता। या पढ़ लो, आपको समझ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चिन्नई वर्सेस रमैया अपना हो गया, अब्दुल अजीज मासूम अली अपना हो चुका है, केदारनाथ गौरी मोहम्मद हो चुका है, डनलप टायर वाला केस हो चुका है, वेंकट स्वामी वाला वो लव एंड अफेक्शन वाला केस है, आप पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। पूनू बीबी, राज लक्ष्मी भूतनाथ, ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट के केस का नाम है मधु ट्रेडिंग कंपनी वाला केस, और फीमेल मेंबर वाले केस का नाम है रकमन बाई वर्सेस गोविंद। बट ये दोनों केस के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको स्ट्रेस, मैंने पढ़ाते समय जिस केस को स्ट्रेस नहीं दिया उसको आपको भी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। I hope it is clear. So this was sufficient according to me, and we are done with chapter number 4. ठीक है, consideration. Chapter number 3, but अपने लाइन से chapter number 4 consideration. Next 5 ही चैप्टर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, टोटल 9 चैप्टर्स है। ये 5 चैप्टर और कंप्लीट करने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सबसे बड़ा एक्ट है आपके सिलेबस में, वो कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट से कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसके 4 चैप्टर हो चुके हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट सेंड करने वाला हूँ, उसको सॉल्व करो, कल मस्त मैं आंसर्स दूंगा आपको, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट्स में। ऑलराइट क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय।